सुप्रभात विद्यार्थियों। इतिहास विषय बीए द्वितीय वर्ष सेकंड प्रश्न पत्र के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज कॉलेज बंद होने के बाद ये पहला हमारा जो वीडियो है वो किसान आंदोलन के ऊपर है। राजस्थान की स्थिति को हम देखें तो मध्यकाल में सामंत और शासकों के मध्य भी अच्छे संबंध थे। राजाओं को सामंतों की ज़रूरत पड़ती थी युद्ध में सेना के सैनिकों के कारण, और जो सामंत थे वो शासकों के भाई बंधु ही थे। इसके साथ ही प्रजा और शासक वर्ग के बीच भी अच्छे संबंध थे। हम देखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जब मेवाड़ में अपने राज्य में अरावली पर्वतमाला की घाटियों में सैनिक संग्रह कर रहे थे, तब प्रजा का उन्हें बड़ा सहयोग मिला। एक प्रकार से राणा प्रताप को जो जनता थी वो कीका, प्यार से कीका कहकर बुलाती थी। राजा भी प्रजा का बड़ा ध्यान रखते थे और प्रजा भी संकट के समय अपने शासक की सहायता करने में किसी प्रकार पीछे नहीं रहती थी। यहाँ तक कि अपने राजाओं के आदेश के ऊपर प्रजा अपने खेत खलिहानों को जला देती थी और जहाँ शासक आदेश देता वहाँ बस जाती थी ताकि दुश्मन को रसद और चारा नहीं मिल सके। तो इस प्रकार ये संबंध हमें बड़े आत्मीय संबंध थे। शासक जो है प्रजा को अपनी संतान की भांति मानता था और उनसे प्राकृतिक आपदाओं के समय या जब फसल नहीं होती थी तो उनसे लगान भी नहीं लेता था या कम ले लिया जाता था। और प्रजा भी समझती थी वह कभी कभी मुफ्त में भी राजकीय कार्य कर देती थी, जिसने बाद में बेगार का रूप धारण कर लिया। हम देखते हैं जब 1818 की संधियों के द्वारा शासकों ने अंग्रेजी अधीनता स्वीकार कर ली और उसके बाद नया भू बंदोबस्त लागू हुआ। अंग्रेज़ों को खिराज के रूप में राजाओं को एक राशि चुकानी पड़ती थी। अब राजा लोग जिन्स के बजाय नकद में लगान लेना ज़्यादा पसंद करते थे। युद्ध प्राय बंद हो गए थे तो सामंतों की ज़रूरत भी कम पड़ती थी। सामंतों से भी शासक अब सेवा के बदले, सेवा चाकरी के बदले नकद में राशि लेना पसंद करने लगे और सामंतों ने अपनी शासक की इस लगान की पूर्ति के लिए जनता पर उसको हस्तांतरित कर दिया था। एक प्रकार से इनडायरेक्ट कर, जैसे हम आज की भाषा में कहते हैं, वैसा हो गया था। तो अब इनके बीच जो आत्मीय संबंध थे और पारस्परिक जो संबंध थे उनमें बड़ा बदलाव आया। अब शासक सामंत की चिंता नहीं करता था तो सामंत या जागीरदार अब जनता की चिंता नहीं करता था, प्रजा की चिंता नहीं करता था। और राज्य की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत उस समय जो था भूमि कर, जो किसानों से अधिक वसूल किया जाने लगा। इसके साथ ही भूमि कर के साथ साथ ही अनेक छोटे बड़े कर, बेगार इत्यादि भी किसानों से वसूल किए जाने लगे। और जब किसान इन सबको देने में आनाकानी करता या थोड़ी भी देरी होती तो उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी या विभिन्न प्रकार के अत्याचार उसके ऊपर किए जाते थे। हम देखते हैं कि बिजोलिया मेवाड़ का जो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, वहाँ से 1897 ईस्वी में पहली बार किसान असंतोष के स्वर हमें सुनाई देते हैं। उसमें बाद में साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। और ये राजस्थान ही नहीं, भारत का पहला अहिंसात्मक किसान आंदोलन था जिसकी गूंज देश विदेश में समाचार पत्रों के माध्यम से, राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से हमें पूरे संसार में सुनाई दी। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में हस्तक्षेप किया और इसे अपना पूरा समर्थन दिया। बिजोलिया के समान ही बेगू भी मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना था और यहाँ के किसानों ने भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर के 1921 से 1925 के दौरान आंदोलन किया। यहाँ का जो जागीरदार था ठाकुर अनूप सिंह, उसने प्रारंभ में किसानों के प्रति दमनात्मक रवैया अपनाया और बाद में उसने किसानों से समझौता भी कर लिया। लेकिन मेवाड़ राज्य को ये चीज़ पसंद नहीं आई, राज्य प्रशासन को, और उसने चला जा
अभी चला जा। और उसने ठाकुर अनूप सिंह को बंदी बना लिया और नज़रबंद कर दिया एक प्रकार से। और 1923 में बेगू का जो प्रशासन है वो सीधे ही मेवाड़ राज्य के अंतर्गत ला दिया गया और मुंशी अमृतलाल को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। हम देखते हैं बेगू जो किसान आंदोलन था, उस किसान आंदोलन के क्या कारण रहे। जैसा कि राजस्थान के सभी किसान आंदोलनों के सामान्य कारण रहे ऊंची लगान दरें, भू राजस्व जो था वो अत्यधिक था। जैसे जैसे राजाओं ने सामंतों पर नकद में भूकर बढ़ाया, वैसे वैसे सामंतों ने प्रजा पर और टैक्स में वृद्धि कर दी, भूकर में वृद्धि कर दिया, लगान में वृद्धि कर दी। और इसके साथ साथ ही अपनी विलासिता, आवश्यकता नहीं विलासिता के लिए भी वो किसानों का एक प्रकार से शोषण करने लगे। विभिन्न प्रकार की लागतें या लागबाग एक प्रकार से छोटे छोटे उपकर थे। जैसे आज सरकारें सेस लगाती है या उपकर लगाती है, जैसे स्टाम्प ड्यूटी पर हम जानते हैं कि आज 30% उपकर है। 100 रुपये का स्टाम्प हमें 130 रुपये में मिलता है, तो वो 30 रुपये जो है वो उपकर है, जो उसी को हम लागबाग मान सकते हैं, लागतें मान सकते हैं। टैक्स के अलावा अन्य कर जो थे वो लागतें कहलाती थे। बेगार बिना मजदूरी चुकाए, बिना पैसा दिए जब किसानों से या प्रजा से ठिकाना या राज्य प्रशासन काम करवाता था और बदले में उन्हें कुछ भी मजदूरी नहीं दी जाती थी, तो वो बेगार भी इस आंदोलन का एक कारण बनी। और जब बेगार चुकाने से किसान इनकार करता या लगान में कुछ देरी हो जाती तो जागीरदार उसे अपमानित करता था, एक प्रकार से मारपीट तक उनसे किसानों से कर दी जाती थी। इसके अलावा बिजोलिया किसान आंदोलन के पड़ोस में बेगू ठिकाना स्थित था, अटैच में स्थित था। तो बिजोलिया के किसान आंदोलन से भी बेगू के किसानों में काफ़ी जागृति उत्पन्न हुई और उन्होंने भी अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व, जैसा कि हमने अभी चर्चा की है, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जमुनालाल बजाज इत्यादि लोगों ने राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से की है। तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व भी राजस्थान सेवा संघ के तत्वावधान में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और माणिकलाल वर्मा जैसे कर्मठ नेताओं ने कि विजय सिंह पथिक ने विशेष रूप से यहाँ के किसानों का नेतृत्व किया। रामनारायण चौधरी और माणिकलाल वर्मा ने भी यहाँ किसानों में जागृति उत्पन्न करने के लिए काफ़ी मेहनत की। इस आंदोलन का जो प्रारंभ है वो 1921 में मैनाल के भेरुकुंड नामक स्थान से शुरू हुआ ये आंदोलन। यहाँ किसान एकत्रित हुए और उन्होंने अत्यधिक लगान, लागबाग, बेगार के विरुद्ध आंदोलन करने का निश्चय किया। इस आंदोलन के तहत किसानों ने फसलों का कूंता नहीं करवाने का निश्चय किया। कूंता एक प्रकार से किसान के खेत में होने वाली उपज का अनुमान था। कूंता करना यानी अनुमान लगाना कि इस खेत में 50 मन अनाज पैदा होगा या 40 मन अनाज पैदा होगा। उस कूंते के बाद उसमें से जागीरदार का हिस्सा निर्धारित किया जाता था। तो कूंता नहीं करवाने का उन्होंने निश्चय किया। और इसके अलावा किसानों ने यह तय किया कि अब वो बंदोबस्त के बाद निर्धारित लगान ही ठिकाने को देंगे। बंदोबस्त यानी भूमि की मापजोख करने के बाद जो लगान निर्धारित किया जाता है उसे बंदोबस्त कहा जाता है। उन्होंने लागतें वे बेगार नहीं देने का भी निश्चय किया। इसके अलावा उन्होंने सरकारी कार्यालयों और अदालतों का बहिष्कार करने की भी किसानों ने घोषणा की। जब किसानों ने अपने आंदोलन के द्वारा एक प्रकार से जागीरदार को चुनौती दी तो जागीरदार ने किसानों का दमन करना शुरू किया। उसने किसानों के साथ मारपीट की, उन पर विभिन्न प्रकार के जुर्माने लगाए और यहाँ तक कि 1922 में जब किसान मंडावरी में सम्मेलन कर रहे थे तो उस पर गोलियां भी चलाई गई, लेकिन किसान आंदोलन शांत नहीं हुआ। अंत में बेगू के ठाकुर अनूप सिंह ने जून 1922 में किसानों के द्वारा
पथिक की मध्यस्थता से किसानों से एक समझौता कर लिया और आंदोलन एक प्रकार से हम कहें समाप्ति की ओर बढ़ चला। मगर मेवाड़ सरकार ने बेगू जागीरदार द्वारा जो किसानों के साथ समझौता किया गया था उसे स्वीकार नहीं किया और उसने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता या बोल्शेविक फैसला कहा। उसने बेगू ठाकुर को नज़रबंद कर दिया और मुंशी अमृतलाल को बेगू ठिकाने में प्रशासक नियुक्त कर दिया। मुंशी अमृतलाल किसानों के दमन करने के लिए कुख्यात अधिकारी था। उसने किसानों से ज़बरदस्ती लगान वसूला और लगान वसूली में उसने काफ़ी निर्दयतापूर्ण तरीके अपनाए और सेना की सहायता भी ली। इसी मध्य मेवाड़ सरकार ने सेटलमेंट कमिश्नर ट्रेंच को बेगू के किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए बेगू भेजा। ट्रेंच ने सबसे पहले तो ये कहा कि वो किसानों से डायरेक्ट बातचीत करेगा। कोई भी बाहरी संस्था यानी उसका जो कहना था कि राजस्थान सेवा संघ, बाहरी संस्था से तात्पर्य था राजस्थान सेवा संघ, इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा या उसकी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। किसान डायरेक्ट अपनी शिकायतें ट्रेंच को बताएंगे और इसके लिए किसानों को बेगू आना होगा। किसान जो कि राजस्थान सेवा संघ और विजय सिंह पथिक को अपना मसीहा समझते थे, इनको शामिल नहीं करने के कारण वो बेगू नहीं गए और उन्होंने कहा कि ट्रेंच उनके मध्य आए और उनकी शिकायतें सुने और इसमें वो पथिक को भी सम्मिलित करेंगे। मगर ट्रेंच ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मेवाड़ सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी। उसने कुछ लागतें समाप्त करने के अलावा उसने शेष लागतों, लगान व बेगार को उचित ठहराया और उसने कहा कि बेगू के किसान आंदोलन के पीछे या किसानों को भड़काने के पीछे विजय सिंह पथिक जिम्मेदार है। ट्रेंच की इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए किसान गोविंदपुरा गांव में इकट्ठे हुए और इस मुद्दे पर चर्चा करने लगे। तभी ट्रेंच और प्रशासक अमृतलाल सेना लेकर के गोविंदपुरा पहुंचे और उन्होंने किसानों को आदेश दिया कि वह अपना सम्मेलन या अपनी सभा को समाप्त कर दे। मगर किसानों ने बैठक स्थल छोड़ने से इनकार कर दिया। इस पर 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच के आदेश से किसानों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हुए। तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने इस गोविंदपुरा कांड की पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की और इसकी कड़ी आलोचना की गई। गोविंदपुरा कांड के बाद विजय सिंह पथिक बेगू पहुँचे और उन्होंने किसानों से असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात कही। किसानों द्वारा पथिक के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसी मध्य 10 सितंबर 1923 को मेवाड़ प्रशासन ने पथिक को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 5 वर्ष के कारावास की सज़ा दी गई। दिसंबर 1923 में बेगू में बंदोबस्त किया गया। 1950 में नई लगान दरें निर्धारित की गई और 34 लागतों को समाप्त कर दिया गया। बेगार पर रोक लगा दी गई। इन सब किसानों की मांगों को मानने से यह आंदोलन 1925 तक समाप्त हो गया। तो हम देखते हैं इस बेगू किसान आंदोलन में किसानों द्वारा जो अहिंसात्मक तरीके से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया गया, जिसमें जागीरदार द्वारा प्रारंभ में दमन किया गया और जब जागीरदार ने किसानों से समझौता कर लिया तो मेवाड़ प्रशासन ने उसे नहीं माना और किसानों पर गोलियां तक चलाई गई। एक तरफा ट्रेंच जो कि अंग्रेज़ अधिकारी था, किसानों से उसकी कोई सहानुभूति नहीं थी, किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। विजय सिंह पथिक के एक प्रकार से साहसपूर्ण नेतृत्व ने इस किसान आंदोलन में पुनः जान डाली और अंत में मेवाड़ राज्य प्रशासन को किसानों की मांगों को मानना पड़ा। तो एक प्रकार से हम कहें कि अपने सफल ये बेगू किसान आंदोलन जो है
सफल रहा। विजय सिंह पथी का नेतृत्व काफ़ी सराहनीय इस बेगू किसान आंदोलन में रहा। जय हिंद, धन्यवाद।